हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम राधिका है और मेरे पति का नाम अर्जुन है। हम दोनों लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे रातों की नींद उड़ा दी थी और जिसने मुझे सिखाया कि परिवार में विश्वास और समझदारी कितनी ज़रूरी होती है। हमारी शादी को अभी सिर्फ 8 महीने हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे पति अर्जुन के अलावा उनके बड़े भाई विवेक भी रहते थे। विवेक भैया की पत्नी की मौत 3 साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी और उसके बाद से वो अकेले ही इस पुराने मकान में रह रहे थे। मेरे सास ससुर की भी कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अर्जुन ने शादी के पहले दिन ही मुझे चुपके से समझाया था, राधिका, भैया का स्वभाव थोड़ा सख्त है। वो बहुत मेहनती हैं लेकिन गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। कभी भी उनकी बात का जवाब मत देना, बस हाँ में हाँ मिला देना। मैंने सिर हिला दिया था लेकिन दिल में सोचा था कि भैया तो परिवार के बड़े हैं, उनका सम्मान करना मेरा फ़र्ज़ है। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और घर के सारे काम संभाल लेती। विवेक भैया कपड़े की एक बड़ी दुकान चलाते थे और अर्जुन उनके साथ काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि भैया का गुस्सा सिर्फ दुकान के काम पर ही नहीं, छोटी छोटी बातों पर भी फूट पड़ता था। अगर अर्जुन थोड़ी देर से दुकान पहुंचता तो भैया का चिल्लाना शुरू हो जाता, तुम्हें इस दुकान की कोई चिंता ही नहीं है, मैंने इतनी मेहनत से इसे खड़ा किया है और तुम आराम कर रहे हो। उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती। अर्जुन का चेहरा फीका पड़ जाता और वो बिना कुछ बोले दुकान चले जाते। मैं चुपचाप किचन में खड़े होकर ये सब सुनती और मन ही मन सोचती कि परिवार में बड़े भाई का इतना डर क्यों होना चाहिए। एक सुबह अर्जुन ने मुझे खुश होकर बताया, आज हम दोनों बाज़ार घूमने चलेंगे, तुम्हें जो कपड़े पसंद आए ख़रीद लेंगे। मैं भी बहुत खुश थी। शादी के बाद पहली बार हम दोनों कहीं बाहर जा रहे थे। मैंने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और तैयार होने लगी, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, विवेक भैया की तेज़ आवाज़ आई, अर्जुन इधर आओ। अर्जुन तुरंत रुक गए। उनका चेहरा एकदम से बदल गया। वो मेरी तरफ देखकर बोले, राधिका, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो बाहर चले गए और कुछ ही देर में भैया की चीख सुनाई दी, आज फिर छुट्टी मनाने का प्लान बना लिया? दुकान में वर्कर बिना देखरेख के क्या कर रहे होंगे? तुरंत दुकान पहुँचो और पूरे दिन वहाँ खड़े रहो। बहू को कह दो कि घर के काम संभाल ले। यहाँ कोई और तो है नहीं जो सब कुछ देखे। अर्जुन जब कमरे में वापस आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, माफ़ करना राधिका, आज बाहर नहीं जा पाएंगे, दुकान जाना ज़रूरी है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, काम पहले है, हम कभी और चले जाएंगे। लेकिन अंदर से मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अभी शादी को 8 महीने भी नहीं हुए थे और मैं अकेली पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। भैया ने नौकरानी को भी कुछ महीने पहले ही निकाल दिया था। कहते थे, अब बहू आ गई है, वो सब कर लेगी। दिन भर मैंने खाना बनाया, बर्तन धोए, पूरे घर की सफाई की और कपड़े धोकर सुखाए। शाम को थककर मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही थी कि विवेक भैया ने मुझे आवाज़ दी, राधिका इधर आओ। मैंने सिर पर दुपट्टा ठीक से ओढ़ा और उनके कमरे में गई। भैया बिस्तर पर बैठे थे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, मुझे चाय चाहिए, गरम गरम। मैंने कहा, जी भैया, अभी बनाकर लाती हूँ। मैं किचन में गई, चाय बनाई और वापस उनके कमरे में ले आई। चाय का कप साइड टेबल पर रखते ही भैया बोले, बैठो थोड़ी देर, बातें करो। घर में अब तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, मैं तो अकेले बहुत बोर हो जाता हूँ। उनके कमरे में सिर्फ बिस्तर और अलमारी थी, कोई कुर्सी नहीं। मैं मजबूरन बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। भैया इधर उधर की बातें करने लगे, पुरानी यादें सुनाने लगे कि उन्होंने कितनी मेहनत से दुकान खड़ी की। लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सा लहजा था जो मुझे असहज कर रहा था। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने चाय का कप उठाया और उन्हें दिया। उन्होंने कप लेते हुए मेरा हाथ थाम लिया। मैं चौंक गई और फौरन हाथ खींच लिया। भैया, मुझे किचन का काम बाकी है,
कहकर मैं तेज़ी से कमरे से बाहर आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। भैया तो परिवार के बड़े हैं, लेकिन वो नज़रें, वो अजीब सी मुस्कान मुझे रात भर परेशान करती रही। अगले कुछ दिनों में ये सिलसिला बढ़ता गया। अर्जुन दुकान चले जाते तो भैया मुझे अपने कमरे में बुला लेते। कभी कहते चाय लाओ, कभी पानी लाओ, कभी बस बैठकर बातें करो। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल आती, लेकिन भैया का स्वभाव बदलता जा रहा था। पहले वो गुस्से में रहते थे, अब उनकी आवाज़ में एक अजीब नरमी आ गई थी जो मुझे और ज़्यादा डराती थी। मैंने सोचा कि अर्जुन से बात करूं, लेकिन फिर याद आया कि अर्जुन भैया से कितना डरते हैं। वो एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोलते। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी कि अचानक विवेक भैया वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे पीछे से पुकारा, राधिका। मैं घूमी तो उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली और बोले, तुम बहुत अच्छी बहू हो, लेकिन मुझे लगता है तुम अभी भी परिवार को नहीं समझ पाई हो। उनकी पकड़ मजबूत थी। मैंने घबराकर कहा, भैया छोड़िए, मुझे काम करना है। लेकिन उन्होंने मुझे दीवार की तरफ धकेल दिया। मैं डर गई, मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने ज़ोर से कहा, भैया ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हें अभी भी मेरी इज्जत का अंदाज़ा नहीं है, याद रखो ये घर मेरा है, कहकर वो चले गए। मैं किचन में खड़ी खड़ी कांप रही थी। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने सोचा कि आज अर्जुन को सब कुछ बता दूंगी। पूरा दिन मैं कमरे में बंद रही, भूख भी नहीं लगी। शाम को जब अर्जुन घर आए तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। अर्जुन ने बाहर से आवाज़ दी, राधिका दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों भाई बाहर खड़े थे। विवेक भैया का चेहरा लाल था। अर्जुन गुस्से में बोले, ये क्या बदतमीज़ी है, भैया पूरे दिन भूखे बैठे हैं और तुम कमरे में बंद हो। उनकी तबीयत खराब हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? मैंने हिम्मत करके कहा, अर्जुन मैं उनकी हर जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। भैया की कुछ आदतें मुझे ठीक नहीं लगती। मेरी बात सुनकर अर्जुन और भी गुस्सा हो गए। क्या बकवास कर रही हो? भैया ने इस घर और दुकान को खड़ा किया है, तुम अभी 8 महीने में ही अपना रंग दिखाने लगी। विवेक भैया ने कहा, देखा अर्जुन, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं, अलग रहने के सपने देखने लगती हैं। अर्जुन ने मुझे चेतावनी दी, अगर भैया से कोई शिकायत की तो तलाक का कागज़ थमा दूंगा। तुम्हारे मायके में 5 बहनें हैं, तुम्हारे पापा का बोझ और बढ़ाना चाहती हो? मैं चुप हो गई। मेरी माँ ने विदाई के समय कहा था, बेटी कभी लड़कर घर मत आना, अपने पति और परिवार की इज्जत रखना। लेकिन मैं क्या करती? भैया की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। कभी वो मुझे अजीब नज़रों से देखते, कभी हाथ पकड़ लेते, कभी कहते, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे पास बैठो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन मायके जाने का मतलब था पूरा परिवार बिखर जाना। मेरी छोटी बहनों के रिश्ते भी प्रभावित होते। मैं रात रात भर रोती और सोचती कि भगवान मुझे इस मुश्किल से कैसे निकालेंगे। कुछ दिन बाद एक शाम अर्जुन दुकान से लौटे तो बहुत थके हुए थे। मैंने चुपचाप खाना परोसा। विवेक भैया भी खाने बैठे। उन्होंने अचानक कहा, राधिका तुम्हारा बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। रात को जब मैं अकेली थी तो सोचने लगी कि शायद भैया को भी एक साथी की ज़रूरत है। उनकी उम्र 35 साल के आसपास थी। अकेलेपन ने उन्हें ऐसा बना दिया है। लेकिन मैं ये बात अर्जुन से कैसे कहूँ? वो तो भैया के नाम से ही कांपते थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके अर्जुन से कहा, अर्जुन भैया को अकेलापन बहुत सता रहा है, उनकी शादी करवा दें तो अच्छा रहेगा। मैं नई भाभी को पूरा घर संभालने में मदद करूँगी। अर्जुन ने मुझे गुस्से से देखा। तुम्हें क्या हो गया है? भैया की उम्र शादी करने की नहीं रही, और फिर दुकान का सारा काम कौन देखेगा? कोई नई औरत आकर सब कुछ अपने नाम कर लेगी। उन्होंने मुझे डांटा, दोबारा ये बात मत करना। लेकिन मैं नहीं मानी। मैं जानती थी कि अगर भैया की ज़िंदगी में कोई सहारा आ जाए तो हमारी मुश्किलें कम हो सकती हैं। मैंने चुपके चुपके सोचना शुरू किया। हमारे मोहल्ले में एक विधवा महिला रहती थी। उनका नाम शालिनी था। उनकी उम्र लगभग 32 साल थी। उनके पति की मौत 2 साल पहले हो गई थी और वो अपने छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रही थीं। वो बहुत संस्कारी और मेहनती थीं। मैंने सोचा कि शायद वो विवेक भैया के लिए सही हों, लेकिन कैसे बात आगे बढ़ाऊं? एक दिन मैंने अर्जुन को फिर समझाया,
देखो भैया, अगर खुश रहेंगे तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। शालिनी जी बहुत अच्छी महिला हैं, उनके बारे में पूछ लेते हैं। अर्जुन इस बार थोड़ा सोच में पड़ गए। शायद उन्हें भी एहसास हो रहा था कि भैया का व्यवहार रोज़ रोज़ बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भैया से बात करता हूँ, लेकिन तुम चुप रहना। जब अर्जुन ने विवेक भैया से बात की तो पहले तो भैया बहुत नाराज़ हुए। मैं इस उम्र में शादी करूँ, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शालिनी जी के बारे में बताया। भैया, वो बहुत समझदार हैं, बच्चे का भी ख्याल रखेंगी और आपके अकेलेपन को दूर करेंगी। भैया पहले तो चुप रहे, लेकिन कुछ दिन बाद खुद ही बोले, ठीक है, मिलकर देख लेते हैं। कुछ हफ्तों बाद विवेक भैया और शालिनी जी की शादी हो गई। शालिनी जी बहुत सौम्य और समझदार महिला निकली। उन्होंने घर में कदम रखते ही सबको अपनी मेहनत और प्यार से जीत लिया। वो विवेक भैया का बहुत अच्छा ख्याल रखती थी। भैया का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। अब वो पहले की तरह चिल्लाते नहीं थे। दुकान का काम भी बेहतर तरीके से चलने लगा क्योंकि अब घर में शांति थी। शालिनी भाभी मेरी अच्छी सहेली बन गई। हम दोनों मिलकर घर के काम बांट लेते। वो मुझे अपनी ज़िंदगी की मुश्किलें बताती और मैं उन्हें अपनी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, राधिका, तुमने बहुत सही फैसला लिया। बड़े भाई को सहारा चाहिए होता है। अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, परिवार में हर सदस्य की खुशी ज़रूरी है। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अर्जुन अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। वो मुझे कहते, राधिका, तुमने ठीक कहा था, भैया को एक जीवन साथी की ज़रूरत थी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। विवेक भैया भी अब मुझे सम्मान की नज़र से देखते। कभी कभी वो कहते, बहू, तुमने परिवार को नई दिशा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार में बड़े सदस्यों की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। अकेलापन किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है। हमें कभी भी डर के मारे चुप नहीं रहना चाहिए। अपनी बात सही तरीके से रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, परिवार में विश्वास और समझदारी से ही खुशियाँ बनी रहती हैं। अगर आप भी कभी ऐसी मुश्किल में फंस जाएं तो हिम्मत न हारें। सही रास्ता ज़रूर निकलता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। शब्द गिनती लगभग 1100 शब्द।